हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रम से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकत्व के बारे में, चालकता के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालकत्व किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकत्व क्या है, या चालकता क्या है। साथ में विद्युत अपघट्य क्या है, विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। यहां से मतलब कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप बीच में स्किप कर देते हैं तो समझिए, मान लीजिए बहुत सारा चीज आप छोड़ देंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में। आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग क्रम से तैयारी नहीं करते बच्चों, तो फिर आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर एक लेक्चर दूसरे लेक्चर के लिए नींव रखता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग क्रम से देखा करें। प्रतिरोध किसे कहते हैं जरा बताओ आप लोग। प्रतिरोध है क्या प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना क्लास 10th में। जैसे हमारे पास एक चालक तार है, चालक तार है, और इस चालक तार के यदि हम प्रतिरोध के बारे में बात करें बच्चों, तो बताओ प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है। बता सकते हो आप लोग प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में आपको बताना है। हम जानते हैं कि सर यदि धारा का प्रवाह इधर हो रही है तो कहीं ना कहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में होता है। ठीक है, जब आप फिजिक्स में पढ़ते हो क्लास 12th में तो बहुत डीप में समझाया जाता है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है जिसका नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या पाया जाता है बच्चों, वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार कोश। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के बारे में बात करें तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना प्रबल आकर्षण बल से नहीं बंधे रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को ही बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल से नहीं जुड़े रहते, उन्हें बोलते हैं बच्चों क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही किसी भी हम चालक पर बात करें तो उसमें परमाणुओं की संख्या हजारों में है, लाखों में है, अनगिनत है। अब उन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। जैसे ही चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित क्रम में प्रवाह होने लग जाते हैं, जिसके विपरीत दिशा में धारा बहने लग जाती है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गया बच्चों, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, धन चार्ज। तो धन चार्ज आगे की ओर बढ़ेगा, इसी आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, धारा। इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में बहता है। इस आधार पर हम किसी भी धात्विक पदार्थ के चालकता की बात करते हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पर कुर्सी लगी हुई है, ठीक है। ये कुर्सी में बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है आगे की ओर चला गया उठकर, तो यहां पे धन चार्ज आ गया। थोड़ा समझना, धन चार्ज आ गया। अब पीछे वाला जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो ये धन चार्ज इसको थोड़ा आकर्षित कर लेगा, कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए, बहुत कम समय के लिए थोड़ा सा इसको आकर्षित कर लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने से रुक जाएगा। क्योंकि सामने यदि मान लीजिए सुंदर सा है ना थाली लगा हुआ है तो मन तो थोड़ा आकर्षित लगेगा ही ना। ऐसे ही ऋण है धन की ओर आकर्षित होगा। अब ये जिस भाग से आया होगा वहां पे भी धन चार्ज हुआ होगा, तो अगला जो इलेक्ट्रॉन जो आएगा इससे थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों जितने भी इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से निकलते हैं वहां पे धन चार्ज आ जाता है, और पीछे से आने वाला इलेक्ट्रॉन उससे थोड़ा बहुत आकर्षित हो जाता है। अब इस आकर्षण के कारण जिस क्रम में धारा बहना चाहिए उस क्रम में धारा नहीं बह पाता, यानी कुछ मात्रा में रुकावट आ जाती है, यानी अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसी अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। कितना सिंपल है बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, वहां पे धन चार्ज आ गया, पीछे से आने वाला इलेक्ट्रॉन धन से टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा। तो धन ऋण को क्या करता है, आकर्षित करता है।
तो जब धन ऋण को आकर्षित कर लिया तो जिस मात्रा में इलेक्ट्रॉन बहना चाहिए, जिस मात्रा में चार्ज आगे की ओर जाना चाहिए, उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, मतलब उसकी जो दर है थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी हल्का रुकावट उत्पन्न हो जाता है। इसी रुकावट को हम प्रतिरोध या अवरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरोध या अवरोध कहते हैं। जितना ज्यादा लंबा चालक तार होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा, ठीक है। लेकिन यदि इसकी मोटाई ज्यादा हो जाए, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाए तो उतना प्रतिरोध कम हो जाएगा। बच्चों आप लोग इसको 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। फिर से समझना, यदि आप लोग प्रतिरोध समझ गए तो आप लोग प्रतिरोधकता आसानी से समझ जाएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, किसी भी धातु के बारे में बात करें तो उसमें हजारों लाखों परमाणु हैं और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। मुक्त इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ता है, जहां से छोड़ेगा वहां पे धन चार्ज आएगा। तो पीछे से आने वाला इलेक्ट्रॉन जिस दर से आगे की ओर बढ़ना चाहिए उस दर से नहीं बढ़ पाता, बल्कि धन की ओर आकर्षित हो जाता है। यानी कुछ मात्रा में आंशिक रूप से रुकावट आ जाती है और यही रुकावट, यही बच्चों जो अवरोध है वो प्रतिरोध कहलाता है। यानी चालक तार के द्वारा ही या धात्विक पदार्थ के द्वारा ही जो अवरोध उत्पन्न होता है वही उसका प्रतिरोध कहलाता है, जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका बच्चों इकाई जो होता है वो ओम होता है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? ये जो प्रतिरोध है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा लंबी चालक तार होगी बच्चों उतने ही धन चार्ज उत्पन्न होंगे, उतनी ही रुकावट उत्पन्न होगी, यानी सीधे लंबाई के अनुक्रमानुपाती। और क्षेत्रफल, जितना लंबा चौड़ा जगह होगा लोग उतने ही आगे बढ़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक दरवाजे में एक 4 फीट का चौड़ाई है तो उसमें 2 व्यक्ति एक साथ निकल जा रहे हैं। 8 फीट हो जाता तो 3-4 व्यक्ति, 10 फीट हो जाता तो हो सकता है कि 5-6 व्यक्ति भी एक साथ निकल जाए। तो जितना ज्यादा चौड़ा होगा, जितना ज्यादा है ना उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा, उतना कम रुकावट होगी। और यही चीज यहां पर लिखा हुआ है बच्चों कि पहला जो आप लोगों को यहां पे देखना है कि ये प्रतिरोध क्या है। तो किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के लिए चालक द्वारा जो प्रस्तुत की गई रुकावट या बाधा है उसी को हमको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरोध कहते हैं। जिसका इकाई क्या है? इकाई यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोग कहोगे कि सर इसका इकाई जो है वो ओम है। क्या है? ओम। ओम को किससे दर्शाते हैं बच्चों? ये ओम हो गया। क्या हो गया? ओम। और प्रतिरोध के बारे में बात करें तो ये कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग लिखते भी चलना। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो लिखते चलेंगे, और जिन बच्चों ने नोट्स ले रखा है तो अच्छी बात है। और यदि किसी बच्चे को लगता है कि नोट्स लेना चाहिए तो 9685 9685 299149। सर नोट्स के कितने लगते हैं? मात्र 100 रुपए लगते हैं बच्चों। 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। चलिए बात क्या कर रहे थे बच्चों? हम बात ये कर रहे थे प्रतिरोध के बारे में। ठीक, प्रतिरोध 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो प्रतिरोध जो है बच्चों वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती, मैंने आपको समझाया, और दूसरा उसके क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी लंबाई जितना अधिक होगा उतना ही ज्यादा बच्चों अवरोध उत्पन्न होगी, और चौड़ाई गेट का क्षेत्रफल यदि बढ़ा दो ज्यादा लोग निकल पाएंगे। जितना ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन आगे बहेगा धारा का मान बढ़ जाएगा, और धारा का मान बढ़ जाएगा प्रतिरोध कम हो जाएगा। सिंपल है। दोनों को मिलाकर लिख दे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा L/A। हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, जिसे ही हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी रो बराबर हो गया, पक्षांतर करो RA/L। RA/L। RA/L, जहां रो क्या है बच्चों? रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। यदि इसकी इकाई के बारे में बात करें बच्चों, इसकी इकाई के बारे में बात करें तो इसकी इकाई के बारे में बात करेंगे तो आर का क्या होता है? ओम होता है। ए का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का बच्चों, और लंबाई का सेंटीमीटर। तो यदि इसको आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दो तो कितना बचेगा बच्चों? ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। बताओ बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग अभी बता सकते हो। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल, कठिन है ही नहीं है।
ठीक है, तो ये प्रतिरोध और प्रतिरोधकता तो क्लियर हो गया आप लोगों से। चलिए हम बात करते हैं बच्चों, जब प्रतिरोध के व्युत्क्रम की बात करते हैं, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का हम उल्टा कर दें, प्रतिरोध का क्या कर दें, उल्टा कर दें, तो ये आपका कहलाता है चालकत्व। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1 प्रतिरोध जो है वो चालकत्व के बराबर है। क्या है बच्चों, चालकत्व। यानी इसकी परिभाषा आपसे कोई पूछे तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकत्व कहते हैं, है ना, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। यानी भाई प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान ज्यादा बहेगा। इसी के एक दूसरे का अपोजिट इसलिए बोला जाता है बच्चों। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चों, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। यदि इकाई के बारे में बोला जाए तो भैया इकाई हो जाएगा ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा बच्चों, ओम इनवर्स। यानी ये ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, क्योंकि भाई प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकत्व है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकत्व है, जिसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते। कई बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, चालकत्व कहते हैं। अब अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सर जो रो होता है, जो रो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। और इस विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आप परिभाषा बताओ। तो बच्चों आप लोग कह सकते हो कि यदि मान लीजिए कोई चालक तार ले लिया, चालक पदार्थ ले लिया, उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर, वह लंबाई बच्चों, वह लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो बताना जरा, रो बराबर r इंटू 1/1, तो r रो इक्वल r। यानी कुछ समझ में आया कि भाई r ही रो है, r ही रो है, लेकिन कब, चालक तार की लंबाई इकाई हो और उसका क्षेत्रफल 1 घन सेंटीमीटर हो। यानी कुल मिलाकर के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालक तार का जो भी प्रतिरोध होगा वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखो भाई मैं आपको समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। अभी यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा दी नहीं गई थी। ठीक है, यदि आप बिलियन की बात करोगे बच्चों तो बिलियन में क्या हो जाएगा कि बिलियन की बात करोगे तो 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर बिलियन का जो प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। लेकिन अभी यहां पर मैंने क्या बोला कि बच्चों यदि किसी चालक तार का, है ना, लंबाई 1 सेंटीमीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। या आप ऐसे परिभाषा दे सकते हैं, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है जब चालक तार का लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। देखो हो सकता है परिभाषा लिखा हो तो मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े, तो मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं। यदि मान लीजिए परिभाषा लिखा है तो आसान हो जाएगा, और नहीं लिखा है तो भाई आप लोग फिर लिख ही लेना बच्चों। ठीक है, परिभाषा शायद नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, आप लोग लिख लो। मैं परिभाषा बोल दे रहा हूं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के मान के बराबर होता है जिस चालक तार का लंबाई 1 सेंटीमीटर और
जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, या ऐसे भी कह सकते हो बच्चों, इकाई लंबाई तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ काट के क्षेत्रफल वाले चालकतार का जो प्रतिरोध है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है सर। अब इस विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है ना बच्चों, वो विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। विशिष्ट चालकत्व, क्या? विशिष्ट चालकत्व। और इसी विशिष्ट चालकत्व का एक और नाम होता है विशिष्ट चालकत्व। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, इसी का नाम है बच्चों चालकता। इसी का नाम है चालकता। नोट्स में थोड़ा सा उसको अपडेट कर रहा हूं नोट्स में, यदि जो अब नया बच्चा नोट्स लेगा, अभी चैप्टर नंबर 1 अपडेट कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 2 अपडेट करूंगा। ये चालकता चालकत्व को पुराने एनसीईआरटी में दिया था, लेकिन विशिष्ट चालकत्व को ही चालकता कहते हैं। और ये जो है बच्चों वो किसके बराबर होता है? वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी यदि बात करें विशिष्ट चालकत्व को यदि हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी प्यारे बच्चों, यदि हम आपसे कह दें कि कप्पा बराबर बताओ, तो ये हो जाएगा, है ना, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा रो बराबर आर ए अपान एल है, तो एल अपान आर ए हो जाएगा। एल अपान आर ए हो जाएगा। इसका इकाई यदि ओम सेंटीमीटर है बच्चों, तो उसका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यदि आप लोगों से इकाई पूछ दिया जाए कि इकाई बताओ, इकाई बताओ, तो आप बताओगे सर ओम इनवर्स, क्या? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जैसे बच्चों आप लोग यहां पर देखो कि जो चालकत्व है इसका इकाई हमने बताया ओम इनवर्स, या इसको हम सीमेंस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सीमेंस। क्या बोलते हैं? सीमेंस। सीमेंस। तो यहां पर यदि आप लोग लिखोगे तो इसका इकाई हो जाएगा सीमेंस। ओम इनवर्स को सीमेंस, क्या बच्चों? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। आज थोड़ा क्लास लंबा होने वाला है, आप लोगों से गुजारिश है कि समय दीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। जो मैं भी आपको समझा रहा हूं बच्चों, यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कह सकते हैं। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिखते चलो आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा इसी चालकता से संबंधित। चालक किसे बोलेंगे? क्योंकि भाई किसी चीज की चालकता कितनी है ना, उसके आधार पर चालकता की परिभाषा दी गई कि ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा अत्यधिक मात्रा में बह रहा होता है वो चालक कहलाता है। धारा का मान तेजी से प्रवाह होता है। जैसे बच्चों चालक पदार्थ का नाम बता दो, आयरन, लोहा, कॉपर, है ना। जैसे बच्चों आप लोग सिलिकॉन ले लो, है ना, चांदी ले लो, सोना ले लो, ये सब के सब विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। लेकिन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी या अचालक कहते हैं। तो इनको आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लकड़ी, है ना, लकड़ी के बाद बच्चों आपका रबर हो गया, प्लास्टिक, कांच, मिट्टी, सूखी मिट्टी, ये सब क्या है? विद्युत रोधी हैं। लेकिन वहीं पे जब हम अर्धचालक के बारे में बात करते हैं, तो अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसकी चालकता कुछ मात्रा में होती है, कुछ मात्रा में उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको पहले भी बताता हूं कि किसी भी पदार्थ की चालकता उस पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। यदि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भाई उसकी चालकता नहीं होगी, शून्य के बराबर होगी, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन यदि उसमें थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रॉन है जो मुक्त अवस्था में है, तभी उसमें बच्चों चालकता हो सकती है। तो ये जो अर्धचालक है वो सेमीकंडक्टर जिसे बोलते हैं बच्चों, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम, या डोपिंग की क्रिया से N प्रकार और P प्रकार का अर्धचालक बनता है, जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे। N और P प्रकार के अर्धचालक बनने की क्रिया जो होती है वो डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डोपिंग। क्या कहलाती है? डोपिंग। ये आपके केमिस्ट्री में है भी कि अर्धचालक किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है, तो डोपिंग की प्रक्रिया द्वारा। जैसे बच्चों आपका 14वें समूह का तत्व है, इसमें आप 13वें समूह के तत्व को मिला देंगे तो P प्रकार का बनता है, और 15वें समूह के तत्व को मिला देंगे तो N प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो ये आप लोग डोपिंग की क्रिया पढ़ोगे। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, लेकिन चालकता होती है, कुछ न कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे अशुद्धियों के कारण भी हो सकता है और स्वयं के कारण भी हो सकता है।
फिजिक्स में एक चैप्टर ही है पूरा नए अर्धचालक का। तो ये आपका बच्चों अर्धचालक हो गया। अतिचालक किसे कहते हैं? ये छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं, और हम चाहते हैं बच्चों आप लोगों का कोई भी टॉपिक मिस ना होने पाए, इसलिए हर एक टॉपिक को आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का एक लाइन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। शून्य प्रतिरोधकता, यानी जिसकी प्रतिरोधकता बिल्कुल शून्य के बराबर हो, अनंत चालकता वाले कुछ पदार्थ जिन्हें परिभाषिक रूप से अतिचालक कहते हैं, जिनकी प्रतिरोधकता बहुत ही शून्य हो, रुकावट बहुत कम मात्रा में और चालकता थोड़ा सा भाई अत्यधिक हो, उसे हम अतिचालक पदार्थ कहते हैं। चलिए, धात्विक चालक की निर्भरता, यानी किसी भी धातु की चालकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? सबसे पहली बात, यदि कोई धातु है उसकी चालकता उसके इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बच्चों। ताप पर भी डिपेंड करता है, ताप बढ़ा देते हैं तो फिर उसका वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है, ज्यादा धक्का ज्यादा रुकावट आ जाती है, इसलिए चालकता। जैसे देखिए, मान लीजिए यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन स्मूथ रूप से आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसके लिए हम ताप बढ़ा देते हैं बच्चों, तो ओम के नियम से जब आप पढ़ते हो तो इसमें कहीं ना कहीं टक्करों की संख्या में जो विश्रांति काल का मान बढ़ जाता है, विश्रांति काल समय अवधि बढ़ता है, जिसके कारण से ताप बढ़ाने से इसकी चालकता कम हो जाती है। यदि आप लोग फिजिक्स जब पढ़ोगे, थोड़ा सा समझ दीजिएगा, यदि आप फिजिक्स जब पढ़ोगे तो इस चालकता के बारे में किन किन कारकों पर निर्भर करता बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, पहला तो आप लोगों का धातु की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति यानी वो धातु कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है और कितना ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जैसे जिंक बच्चों, आप जब विलयन पढ़ते हो तो जिंक क्या करता है, धातु है, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसकी चालकता उतनी अधिक होगी, है ना। कॉपर जो है मान लीजिए पॉजिटिव के रूप में है ना, 2 पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतने आसानी से उसकी चालकता अधिक हम मानेंगे। कहने का तात्पर्य है कि धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, कोई धातु जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता है उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी परमाणु के बाह्यतम कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। पहले ही स्टेप पे हम 5 मिनट के अंदर पहले यही हमने समझाया कि किसी भी धातु पे जो चालकता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और उसी की बात करें कि प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इस पर डिपेंड करते हैं। ताप बढ़ाते हैं बच्चों, तो ऐसे धातु जो होता है ताप बढ़ाने पर, है ना, टक्करों की संख्या बढ़ती है, टक्कर से रुकावट उत्पन्न हो जाता है, रुकावट उत्पन्न होने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं चालकता कम हो जाती है। ठीक है बाबूजी, ठीक है ना। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है बच्चों, प्यार भरा कमेंट करके आप लोग अपना डाउट जरूर बताएं। ऐसा ना लगे कि सर ने हमें ये नहीं समझाया, हम कोशिश यही करते हैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दें, लेकिन हाँ छोटा सा रिस्पांस आपका भी होना चाहिए कि वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो, ज्यादा नहीं। यदि आप हो अपने एक दोस्त के साथ बता दो कि शिव सर की क्लास फ्री चलती है, यहाँ पे आ जाओ, फ्री में क्लास लो, जहां पेड बैच हजारों रुपए में मिलते हैं वो आप शिव सर द्वारा फ्री में दिया जाता है। तो एक बच्चे के साथ आप लोग, है ना, यदि शेयर करते हैं, अपने एक दोस्त को शेयर करते हैं तो बहुत हेल्प होगी हमारी, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई चलो आपके लिए कंटेंट बनाया जाए। चलिए, ये फिलहाल आप लोगों को धात्विक चालकता की निर्भरता, आपको कहानी समझ में आ गया। विद्युत अपघटनीय चालकता के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। धात्विक चालक तो आपको क्लियर हो गया बच्चों, वे धातु होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप लोग कॉपर का क्षण लोगे बच्चों, तो इसमें से विद्युत धारा बहेगी, लेकिन इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो अपनी पिघली हुई अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन करते हैं तथा रासायनिक अपघटन हो जाता है। इसमें देखो थोड़ा समझना, दोनों चीज समझना आप लोगों को। ये धात्विक चालक तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया, कोई दिक्कत ही नहीं, कि धातु है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जिसके कारण धारा बहेगी। लेकिन ये विद्युत अपघट्य जो केमिस्ट्री का मेन जो है बच्चों, वो धात्विक चालक तो फिजिक्स में भी पढ़ते हो, लेकिन विद्युत अपघट्य नहीं पढ़ते हो। विद्युत अपघट्य हुए पदार्थ होते हैं, जैसे NaCl बच्चों आपका विद्युत अपघट्य है। जब इसको हम यदि ठोस NaCl की बात करें तो इसमें किसी प्रकार से कोई धारा नहीं बहेगा, लेकिन जब ये आयन के रूप में हो जाता है, ये घुल जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये चालकता का उत्तरदायी हो जाता है। मतलब आयन अवस्था में इसमें विद्युत धारा का चालन होगा जब ये पिघली हुई अवस्था में होती है।
पिघली हुई अवस्था मतलब जिसके पानी के साथ मिला देते हैं तो ये आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है और आयन के बहने से भी धारा का चालन होता है, जो कि पूरे सेल में यही प्रक्रिया होती है बच्चों। ठीक है, जैसे HCl है आपका, HCl इसमें H पॉजिटिव और Cl निगेटिव है, ये विद्युत अपघट्ट है बच्चों। ये भी दो प्रकार का होता है, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट और एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट। जैसे आपका ये प्रबल है दोनों के दोनों, यहीं पे हम ले लेते हैं CH3COOH। जब ये टूटता है बच्चों तो CH3COO निगेटिव और H पॉजिटिव बनाता है, तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। लेकिन ये दोनों के दोनों प्रबल विद्युत अपघट्ट है। प्रबल विद्युत अपघट्ट में क्या होता है कि जो विद्युत अपघट्ट होता है वो आसानी से आयनित हो जाता है, आसानी से वो आयन के रूप में विभक्त हो जाता है, ज्यादा मात्रा में आयन बनते हैं, वो प्रबल विद्युत अपघट्ट है। लेकिन जिसका आयनन दुर्बल हो, अत्यंत धीमी गति से आयनित हो, कम मात्रा में आयनित हो, वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाता है। तो विद्युत अपघट्ट ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में उसमें धारा नहीं बहेगा, जब वो आयन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जब वो विलयन में आयन बनाएगा तभी उसमें धारा का प्रवाहित होगा, तभी उसमें से धारा बहेगा, या पिघली हुई अवस्था में धारा बहेगा, वो आपका विद्युत अपघट्ट कहलाता है। क्योंकि किसी विलयन में जो चालकता होती है वो विद्युत अपघट्ट के ही आधार पर चालकता होती है। यदि आयनन की मात्रा ज्यादा है, ज्यादा आयन बन रहा है तो चालकता ज्यादा होगी, आयनन की मात्रा कम है तो चालकता कम होगी। आयन कितनी तेजी से गति कर रहे हैं, चालकता उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। आयन यदि धीरे गति से गति कर रहा है तो फिर चालकता कम होगी। कुल मिलाकर के बच्चों यदि हम बात करें कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की चालकता के बारे में जब आप पढ़ते हो तो वो डिपेंड करता है आयनों की संख्या पर, आयनों की गति पर, कितनी मात्रा में आयन बन रहे हैं। यदि आयन की सांद्रता ज्यादा हो गई, रुकावट यदि ज्यादा हो गया तो फिर उस पर भी निर्भर करेगा। समझ में आया? फिलहाल विद्युत अपघट्ट के बारे में यदि आपसे पूछ दे तो ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर, लेकिन बच्चों पिघली हुई अवस्था में या जल के विलयन के साथ विद्युत धारा का चालन करते हैं, इनमें अपघटन होता है, वो आपके विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट और एक दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्ट। प्रबल विद्युत अपघट्ट जैसे मैंने आपको कहा KCl है बच्चों, है ना, NaCl है, ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको, है ना, HCl है, अभी आपको बताया। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है जो आसानी से जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। आयनित होना इसका मतलब आयन के रूप में बनना। जैसे NaCl है बच्चों, तो Na पॉजिटिव बन जाए और Cl निगेटिव बन जाए तो ये आयन हो जाता है, और जितनी ज्यादा मात्रा में आयनित होगा चालकता उसकी उतनी ही अधिक होगी। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट के बारे में आप लोगों को याद हो गया होगा कि वे विद्युत अपघट्ट जो आसानी से जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। NaCl, KCl, HCl। वे विद्युत अपघट्ट जिनका जलीय विलयन में बहुत कम आयनन होता है, अत्यधिक तनु करने पर भी पूर्ण आयनित नहीं हो पाता बच्चों, वो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग जो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है, ताकि भाई आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक थोड़ा सा बेसिक जानकारी है कि वे पदार्थ जो अपनी पिघली हुई अवस्था में अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन नहीं करते वो विद्युत अनपघट्ट कहलाते हैं। जैसे यूरिया, शक्कर, ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल आदि विद्युत अनपघट्ट हैं। विद्युत अनपघट्ट का मतलब बच्चों देखो भाई, विद्युत अपघट्ट तो आपने पढ़ा कि भाई जो पिघली हुई अवस्था में आयन उत्पन्न करते हैं और आयन उत्पन्न करने के बाद धारा बहती है वो विद्युत अपघट्ट कहलाता है। लेकिन हम विद्युत अनपघट्ट भी देखते हैं कि भाई वो पिघल तो जाता है लेकिन आयन नहीं बनाता है। जैसे शक्कर या ग्लूकोज के बारे में बात करूं, ये पिघलेगा तो लेकिन आयन नहीं बनाएगा, और जब आयन नहीं बनेगा बच्चों तो विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। ठीक, और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जैसे किसी बच्चे ने कॉल कर रहा, ठीक है, तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं फिर निगेटिव कमेंट करते हैं कि सर आप कॉल बैक नहीं करते हो, थोड़ा सा वेट कर लिया करो। ठीक है, कॉल मैं रिसीव करता हूं, जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, जो भी कॉल करते हैं, तो आप ये मत परेशान हो कि सब मैं कॉल करूं तभी आप रिसीव करो। हम भी बिजी लाइफ में रहते हैं, थोड़ा यदि व्यस्तता है तो फिर मैं कॉल, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो कभी कॉल रिसीव नहीं करता बच्चों, ठीक है, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। चलो, विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो विद्युत अपघट्ट होता बच्चों, विद्युत अपघट्ट में किस तरीके से चालकता को प्रभावित करती है विद्युत अपघट्ट या आयनों की मात्रा, उस पर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। देखो, पहला देखो आयनन की मात्रा। आयनन का मात्रा मतलब जो भी विद्युत अपघट्ट हमने ले रखा है
वो कितनी ज्यादा मात्रा में आयनित हो रहा है, कितनी ज्यादा मात्रा में टूट रहा है। जैसे प्यारे बच्चों NaCl का आयनन ज्यादा होगा, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, इसका आयनन ज्यादा होगा। और मैंने आपको बताया कि ये जो विद्युत अपघट्ट की चालकता है वो आयनों की संख्या पर, मेन मुद्दा याद रखो आयनों की संख्या। पहला जैसे हमने बात करी आयनन की मात्रा, कोई भी विद्युत अपघट्ट जितना ज्यादा मात्रा में आयनित होगा, जितना ज्यादा मात्रा में आयन बनाएगा, आयनन किसे कहते हैं, आयनों के रूप में विभक्त होने की प्रक्रिया। आयनन क्षमता ज्यादा है, आयन ज्यादा बना रहा है, तो प्यारे बच्चों सिंपल है, उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। आयनों की गतिशीलता, ये बताओ भाई, आयन जितनी ज्यादा, भाई इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है तो धारा बहती है, और परिभाषा आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो यहां पर आयनों की प्रवाह की दर को धारा बोलेंगे। तो आयन की मात्रा जितनी अधिक होगी चालकता उतनी अधिक होगी। और आयन कितनी तेजी से गति कर रहा, भाई गाड़ी जितनी स्पीड से बढ़ेगा, काम जितना फास्ट करोगे उतना जल्दी समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों आयन की गतिशीलता, आयन जितनी मात्रा में, जैसे भाई देखो भीड़ भाड़ जगह में आपकी गाड़ी तेजी से नहीं भागेगी तो आप मार्केट जल्दी नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन यदि सपाट है, रोड एकदम दनादन, कोई रुकावट नहीं है, प्रतिरोध कम है, तो आप आगे बढ़ोगे। तो गतिशीलता अधिक है तो भाई चालकता भी अधिक होगा। सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना है आयनों की संख्या, आयनों पर डिपेंड करता है। आयन किस रूप में होंगे तो उसकी चालकता अधिक होगी। तो पहले आयनन, जिस हमने विद्युत अपघट्ट को ले रखा है वो कितना ज्यादा मात्रा में आयनित हो रहा है, कितना ज्यादा मात्रा में आयन में विभक्त हो रहा है, उसकी चालकता, यदि आयनन ज्यादा हो रहा है तो चालकता अधिक होगी, आयनन कम हो रहा है तो चालकता कम होगी। ये तो नोट कर लिया आपने। आयनों की गतिशीलता, आयन किसी भी, जैसे आपने विलयन बनाया, विलयन में विद्युत अपघट्ट लिया, विद्युत अपघट्ट जब आयन में बना तो आयन कितनी ज्यादा मात्रा में गति करती है, यदि गतिशीलता यदि ज्यादा गति कर रही तो आपका धारा ज्यादा मात्रा में बहेगा। अंतर आयनिक आकर्षण, भाई आयनों के बीच आकर्षण कम होना चाहिए क्योंकि गतिशीलता रुक जाएगी, है ना। विलयन में उपस्थित विलय के आयनों में होने वाली जो बीच अंदर क्रिया है बच्चों वो चालकता पर निर्भर करती है। विलय के आयनों के बीच आकर्षण बढ़ जाए तो चालकता कम हो जाएगी। जैसे मैं क्या बोला, विद्युत अपघट्ट मिलाया, आयन बन गया, आयन गति कर रहा है तो चालकता ज्यादा हो जाएगी, जितना ज्यादा मात्रा में आयन गति कर रहा है, लेकिन उनके बीच अट्रैक्शन हो जाएगा तो एक दूसरे को गति करने से रोकेंगे। क्या बोला, अंतर आयनिक आकर्षण, मतलब विलायक या विलय के आयनों के बीच में जो यदि आकर्षण बल ज्यादा होगा तो फिर गति को क्या करेंगे भाई, जैसे विलयन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन उत्पन्न होंगे, यदि धन ऋण को ज्यादा खींचने लगेगा तो आयन की गतिशीलता रुक जाएगी, धारा का मान रुक जाएगा। बच्चों आयनों का विलायकन, जैसे ही हमने कहा विद्युत अपघट्ट डाला, विद्युत अपघट्ट टूट गया, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी ज्यादा मात्रा में उसमें मिल रहा है। देखो विलय के आयनों का विलायकन के अणुओं के साथ विलायकन कहलाता है, मतलब विलय के अणुओं का विलायक के साथ मिलना विलायकन कहलाता है। विलायक के अणुओं का ज्यादा विलायकन होने पर विद्युत चालकता में कमी आ जाती है। देखो भाई विद्युत चालकता निर्भर करता है आयनों की संख्या पर, लेकिन आयन जब वो विलायक के साथ घुल मिल गए तो फिर गति कौन करेगा, आयन की गति से ही धारा बह रहा है, चालकता उसी पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वही विलय विलायक के साथ मिल गया तो फिर चालकता कम हो जाती है। समझ में आया, कहने का मतलब जो आप लोगों ने आयन बनाया है उसकी संख्या कम नहीं होनी चाहिए, आयनन ज्यादा हो रहा है, कोई आपका विद्युत अपघट्ट है, जितना ज्यादा मात्रा में टूटेगा, जितना ज्यादा मात्रा में आयन बनेगा उसकी चालकता उतनी अधिक होगी। आयनों की गतिशीलता, आपने विलयन बनाया है, विलयन में आयन जितनी ज्यादा मात्रा में गति करेंगे चालकता अधिक होगी। अंतर आयनिक आकर्षण बल कम होना चाहिए, मतलब विलय के अणुओं के बीच जो आयन के बीच में आकर्षण कम होना चाहिए, क्योंकि भाई आकर्षण ज्यादा हो जाएगा तो उसकी गतिशीलता रुक जाएगी, गति रुक जाएगी तो धारा का मान कम हो जाएगा। आयनों का विलायकन, ऐसा ना हो कि बच्चों जो हमने विलय ले रखा है वो जाकर के विलायक के साथ मिल जाए, तो विलायकन भी कम होना चाहिए। विद्युत अपघट्ट की प्रकृति कैसी है, जो ज्यादा मात्रा में अपघटित होगा उसकी चालकता अधिक होगी, विद्युत अपघट्ट यदि कम मात्रा में आयनित हो रहा बच्चों तो उसकी चालकता कम होगी। विलायक की प्रवृत्ति, भाई जिस विलायक में हमने उसको मिलाया है उस पर भी डिपेंड करता है ना। विलयन की तनुता का मतलब होता है विलायक की मात्रा बढ़ा दो। जैसे प्यारे बच्चों एक गिलास में 1 चम्मच आपने शक्कर डाला तो तनु है, उसी में 10 चम्मच डाल दिए तो सांद्र है, तनु बढ़ाओगे। देखो भाई तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है और चालकता का मान भी बढ़ जाता है।
श्यानता बढ़ाने पर कम हो जाएगा। श्यानता मतलब भीड़ भाड़। देखो बच्चों फिर से आपको बताता हूं, तनुता मतलब खाली सपाट मैदान मिल जाए, क्योंकि आपने एक गिलास पानी में 1 चम्मच मान लीजिए NaCl डाल दिया, तो कम मात्रा में NaCl है, सांद्रता कम है, आयनों को गति करने के लिए जगह मिलेगा। वहीं पे भीड़ भाड़ जगह में आपको साइकिल चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, गाड़ी चलाना है, तो दिक्कत होती है ना। तो आप लोग खुद बताओ बच्चों कि आप लोग बिल्कुल भीड़ भाड़ कम है वहां पर मजा आएगा गाड़ी चलाने में, कि भीड़ भाड़ ज्यादा हो वहां पे? तो बोलोगे सर भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो दिक्कत होगी, यानी वहां पे चालकता कम हो जाएगी, है ना, गाड़ी चलाने में थोड़ा समस्या होगी। तो ऐसे ही तनुता का मतलब होता है विलायक का मात्रा ज्यादा हो जाना, विद्युत अपघट्य के अपेक्षा विलायक ज्यादा। अब जब विलायक ज्यादा है तो विद्युत अपघट्य के आयनों को गति करने में सहूलियत होती है, तो चालकता बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पे श्यानता अधिक हो जाए बच्चों, है ना, यानी उनका अणुभार या अणुओं की जो आकार है वो ज्यादा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं चालकता का मान कम हो जाता है। तापमान, विलयन का तापमान बढ़ाने पर अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान कम होता है, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ती है। साथ ही तापमान बढ़ाने से आयनों का विलायकन कम हो जाता है, अतः विलयन की श्यानता कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप विलयन की चालकता बढ़ जाती है। कुल मिलाकर के अंतिम उद्देश्य है वही विलय के जो अपना विद्युत अपघट्य है उसकी संख्या पर, उसकी गतिशीलता पर। जैसे बच्चों आप लोगों को मैं तनुता एक बार फिर से समझा रहा हूं, ये हो सकता है ना समझ में आ रहा हो। तनु का मतलब है बच्चों विलायक की मात्रा ज्यादा हो। जब किसी भी विद्युत अपघट्यों को हम विलायक में मिलाते हैं, तो यदि तनु विलयन बनाते हैं तो विलायक की मात्रा ज्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो विद्युत अपघट्य है उनके आयनों की गति करने के लिए पर्याप्त स्पेस मिल जाता है, पर्याप्त जगह मिल जाता है, तो आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। और जब आयनों की गतिशीलता ज्यादा हो जाती है तो धारा का मान यानी विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। और वहीं पे श्यानता, श्यानता मतलब सांद्रता, ठीक है, यानी गाढ़ापन द्रव हो वहां पर आयनों की गतिशीलता रुक जाएगी। ठीक है, देखो जरा, विलायकों की श्यानता अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, अणुभार विलायक के अणुओं का आकार पर निर्भर करता है। विलायक की श्यानता अधिक होने पर चालकता का मान कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 3-4 पॉइंट है जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि तापमान बढ़ा दें तो विद्युत अपघट्य की चालकता में क्या परिवर्तन होगा। तो यदि तापमान बढ़ाओगे तो सिंपल है, यदि आपको गर्म जमीन पे चला दिया जाए, है ना, गर्म जहां रेगिस्तान है वहां पर चला दिया तो आप दौड़ते हुए भागोगे, क्योंकि नीचे से गर्म आभास होगा ना। ऐसे ही बच्चों यदि विद्युत अपघट्य की बात करें तो चूंकि वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जब नीचे से गर्म करोगे तो बंधन टूटेगा, बंधन टूटे खलबली मचेगा, खलबली मचेगा तो आयन गतिशीलता बढ़ जाएगी, आयन की गति बढ़ी तो चालकता का मान बढ़ जाता है। फिर से बार आप बता रहा हूं कि विद्युत अपघट्य की चालकता 2 चीजों पर डिपेंड करती है। अंतिम निष्कर्ष वही निकलेगा, जितनी ज्यादा संख्या होगी और उसकी गति जितना ज्यादा अधिक होगा। जैसे आप किसी भी अंतिम निष्कर्ष निकाल लो, 2 ही चीज निकलेगा। पहले नंबर में वो बात करते हैं आयनन की मात्रा, जितनी ज्यादा में आयन बन रहे हैं, जितनी ज्यादा मात्रा में टूट रहा है, आयनों की संख्या उतनी अधिक होगी, चालकता का मान बढ़ जाएगा। आयनों की गतिशीलता, है ना, कोई भी विद्युत अपघट्य है उसके आयन जितनी ज्यादा मात्रा में विलयन में गति करेंगे उसकी चालकता उतनी अधिक होगी। अंतरायनिक आकर्षण, यदि आकर्षण बल ज्यादा है आयन आयन के बीच तो गतिशीलता कम हो जाएगी, तो चालकता कम हो जाएगा। तो यानी अंतरायनिक आकर्षण बल कम होना चाहिए। आयनों का विलायकन, आयनों की संख्या यदि विलायक के साथ मिल जाएगी तो आयन की संख्या कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो भाई विलायकन कम होना चाहिए, यानी विलायक के साथ वो मिलना नहीं चाहिए। तो अंतिम उद्देश्य हमने क्या बोला कि विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या और उसकी गतिशीलता, 2 चीज निष्कर्ष निकलता है। स्क्रीनशॉट लेना है किसी बच्चे को, ले लो भाई स्क्रीनशॉट, नहीं बाद में कह देना कि सर हमने नहीं ले पाया। बाकी आपको नंबर बता ही दिया हूं जिन बच्चों को नोट्स लेना है, 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 9685299149। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर जो 2 चल रहा था बच्चों, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम क्रम बाई क्रम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी ऐसे ही तैयार करते रहें। बाकी जो भी कंटेंट है आपको हम देंगे। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी इस समय मई चल रहा है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। सिलेबस हमारा बहुत आगे हमने स्टार्ट कर दिया, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार आप सभी को, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।